चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें है कुछ केस लॉस, कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ पावर स्ट्रगल और फिर इन सब का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन। दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत। तो ये कहानी शुरू होती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए, जिसमें से पहला था आर्टिकल 31A को इंसर्ट करना, जिसमें मेंशन था प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज को इस ग्राउंड पे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि फंडामेंटल राइट को वैलिड करती हैं। दूसरा था आर्टिकल 31B को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करना, जिसमें मेंशन था 9th शेड्यूल में मेंशन लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। और तीसरा था 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करना। उस समय 9th शेड्यूल उस अम्ब्रेला की तरह था जिसमें अगर किसी भी लॉ को एक बार रख दिया जाए, उसके बाद उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। 1978 से पहले अंडर आर्टिकल 19(1)(f) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। आर्टिकल 13 क्लोज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, और इन केस अगर कोई भी ऐसी लॉ फ्रेम की जाए जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करती हो, तो उस कंडीशन में उस लॉ को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और लॉ की डेफिनेशन में किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा और किसको नहीं, इसका मेंशन है आर्टिकल 13 क्लोज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल के अंडर रखी गई सभी लैंड रिफॉर्म लॉज का मोटिव था जमींदारी के सिस्टम को एबॉलिश करना। इन लॉज के थ्रू जमींदारों के फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज किया जा रहा था। और इस केस में कोर्ट भी कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि इन लॉज को जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से भी बाहर रखा गया था। इन्हीं सब के चलते लोगों के मन में शंका उत्पन्न हुई कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर मेंशन है, क्या पार्लियामेंट को इतनी पावर देता है कि वो अमेंडमेंट के नाम पर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट भी ब्रीच कर सकते हैं। जुडिशियरी भी इस मैटर में उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू करके कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसी शंका के समाधान के लिए शंकरी प्रसाद जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करते हुए केस फाइल किया, और इस केस में कोर्ट के थ्रू हेल्ड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है, क्योंकि आर्टिकल 13(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट लॉ के थ्रू किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकता। पर आर्टिकल 13(3)(a) जिसमें लॉ की डेफिनेशन मेंशन है, उसमें ये मेंशन नहीं है कि अमेंडमेंट भी लॉ की डेफिनेशन में ही काउंट किए जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वैलिड कर सकता है। जजमेंट के बाद सबको लगा पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट ने फिर किया 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू पार्लियामेंट ने लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड 44 से भी ज़्यादा लॉज को 9th शेड्यूल की कैटेगरी में प्लेस किया। इन नई लैंड रिफॉर्म लॉज की वजह से काफ़ी लोगों को अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा। फिर सज्जन सिंह ने 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करते हुए केस फाइल किया। सज्जन सिंह केस में भी कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस के डिसीजन को फॉलो करते हुए 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया। 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जिन लॉज को 9th शेड्यूल की कैटेगरी में प्लेस किया गया था, उन लॉज में से पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट भी था, जिसकी वजह से गोलकनाथ नाम के पंजाब के एक जमींदार भी अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे थे। गोलकनाथ ने 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को फिर से चैलेंज किया, और गोलकनाथ केस में 11 जजेस के बेंच ने ये हेल्ड किया लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। और इन केस पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट करता है जिससे किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 13 क्लोज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कोर्ट के पास उस अमेंडमेंट का भी जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में अपने ही दिए गए जजमेंट को ओवररूल किया, पर इसके साथ 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को गोलकनाथ केस में वैलिड डिक्लेयर किया गया। और इसके साथ ये कहा गया, इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सब वैलिड हैं। पर गोलकनाथ केस के जजमेंट की डेट के बाद इन अमेंडमेंट के अंडर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो वो इनवैलिड होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। और इस तरह एक नए कंसेप्ट का जन्म हुआ, जिसके अकॉर्डिंग किसी लॉ को फ्यूचर के लिए इनऑपरेटिव या इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, पर उस लॉ के अंडर पास्ट में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सब वैलिड ही रहेंगे। और इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जिसका जन्म गोलकनाथ केस के थ्रू हुआ।